औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सैलानी मास एडिटिंग प्रोग्राम के सैलानी सर्टिफाइड ऑनलाइन पाइथन प्रोग्राम कोर्स में आप सबको वेलकम करते हैं। आज क्लास हमारी फोर्थ क्लास है और आई होप कि आपको वॉइस और स्ट्रीमिंग बिल्कुल क्लियर होगी। काइंडली आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको वॉइस क्लियर है और स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सो हम इसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तमाम स्टूडेंट ने बता दिया है कि वॉइस क्लियर है और वीडियो भी बिल्कुल क्लियर है ना। स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर थोड़ा सा गैप आ जाए करे, अगर आपको लगता है कि वॉइस जो है वो नहीं आई आपके पास, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। जाहिर सी बात है कि जब कोई यहाँ से कोई नहीं कुछ बोलेगा तो आपको वॉइस कैसे आएगी। कुछ स्टार्ट में हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ताकि आपकी तरफ से रिप्लाई आ जाए कि वॉइस क्लियर है। अभी देखिए बहुत सारे, मैं क्योंकि आपसे बात करके थोड़ा खामोश हुआ था और देखिए आप कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। और अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद इनके पास वॉइस भी आएगी और वीडियो भी आएगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नेटाकेट पे एनरोल्ड हो चुके हैं और उन्होंने मॉडल 1 एग्ज़ाम भी दिया है। सो आज सर नासिर आपको बता देंगे फर्दर आपको सेकंड मॉडल का एग्ज़ाम कब देना है। जैसे जैसे हम अपने टॉपिक कवर करेंगे सो आप मॉडल 2 पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था। और अगर किसी के पास ईमेल नहीं आई है तो हमने इस ग्रुप के ऊपर एक फॉर्म भी दिया है। सो आप उस फॉर्म में अपना नेम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर और ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। हम आपको अगेन इनरोल कर देंगे क्योंकि आपकी तरफ से मिस्टेक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 0 और O में कोई डिफरेंस नहीं समझते। अब रोल नंबर जो है उनका सपोज कर लें 1203 है। सो वो अपने रोल नंबर में जो रोल नंबर ऐड करते हैं 1203 ऐड करते हैं। सो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ईमेल आईडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो आप प्लीज़ अपने ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी दीजिए जो आप खुद लॉगिन कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कह रहे हैं कि सर हमारे पास ईमेल आ गई है, मोबाइल फ़ोन पे ऐसी आ रही है और डेस्कटॉप पे ऐसे आ रही है। भाई आप मोबाइल फ़ोन पे क्यों चैप्टर एग्जाम देते हैं? आपको जो भी एग्जाम देना है आप डेस्कटॉप पीसी से दीजिए, लैपटॉप से दीजिए। अच्छा जी, अभी हम अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे हैं, ना कोई अटेंडेंस की बात करेंगे। अब अटेंडेंस किस तरह से मार्क्स होती है बस मैं आपको बता के इसके बाद मैं सर नासिर को क्लास देने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके अटेंडेंस किस तरह से मार्क होगी आज। सो आज हमने अटेंडेंस मार्क करने के लिए एक फॉर्म जनरेट कर लिया है और इस फॉर्म के ऊपर हम आपको क्लास के एंड में लिंक शेयर कर देंगे। आपने इस तरह से आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। यहाँ पे अपना रोल नंबर कंप्लीट मेंशन करना है, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कंप्लीट रोल नंबर आपने मेंशन करना है। अभी ये फॉर्म जो क्लास में आपका टॉप पे आ रहा होगा टाइटल क्लास 4, वहाँ पे आपको जो है मैं फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगा और क्लास के एंड में आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। इसी फॉर्म के ऊपर रोल नंबर मार्क करना है। और ऐसा नहीं है ये फॉर्म ओपन रहेगा, ये फॉर्म ओनली 10 to 15 मिनट्स के लिए ओपन रहेगा। इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। आपने अटेंडेंस कमेंट्स में मार्क नहीं करनी है। आपने अटेंडेंस बाद में मार्क नहीं करनी है कि भाई कमेंट्स में आप रोल नंबर मार्क कर देंगे तो आपकी अटेंडेंस होगी, ऐसा नहीं कीजिएगा। इसलिए जो है हम अपनी क्लास में इसलिए हम ये करते हैं ताकि आप सब क्लास में क्वेश्चन भी कर सकें और अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी की एनरोलमेंट में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। और वो वीडियोस जो हम ऑलरेडी क्लास 1 में क्लास 2 में बता चुके हैं तो आप उन वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और मैं
अब सर नासिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर नासिर आप प्लीज़ आएँ और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। सब लोग कंफर्म भी कर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर कि मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, ताकि अगर हमारी तरफ से इशू हो तो हम उसको रिजॉल्व कर लें। नंबर 2, इंस्टॉलेशन के हवाले से बात करनी थी। सब लोग काफ़ी सारे लोग जो है वो इस बात से कंसर्न हैं कि भाई हम एनाकोंडा जो है वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग से वाबस्ता हैं वो मुख्तलिफ़ आईडीज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पाईचाम इस्तेमाल करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करते हैं और भी दीगर आईडीज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना पाइथन की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप ये आईडी इस्तेमाल करें ये ना करें, लेकिन ज़ाहिर है मैं एक साथ सारी आईडीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। एनाकोंडा जो है वो काफ़ी इजी टू यूज़ है और इसके आउटपुट्स जो आपके पास जनरेट हो रहे होते हैं वो बड़े आसानी से रीडेबल होते हैं। कंट्रोल बहुत आसान होता है। मैंने कहा आपके पास नोटबुक में जब आप काम कर रहे हैं तो आप कोई भी जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं, हेडिंग्स बनाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। प्लस जो है, अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा, आप उसको असाइनमेंट को जो है परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलना भी शुरू हो जाएंगे। तो वो असाइनमेंट अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड पे करेंगे या पाईचाम में करेंगे और जब वो असाइनमेंट मेरे पास आएंगे तो मुझे उन असाइनमेंट्स को, हमारा इंटरप्रेटर है ना, मैंने आप शुरू में डिस्कस किया था, तो आपकी फाइल्स को मुझे दोबारा से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, यानी अपने पास एग्जीक्यूट करके जो है ना आपके आउटपुट चेक करने पड़ेंगे कि ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो जो बात कही गई है उस वो रिज़ल्ट हैं या नहीं। जबकि अगर आप जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर आपने जब आउटपुट जो है वो जनरेट कर लिया है और जब आप वो जुपिटर नोटबुक मुझे भेजेंगे तो वो क्वेश्चन के साथ साथ आउटपुट जो टेक्स्ट है वो एज इट इज़ मेरे पास आ जाएगा, तो वो आसानी से मैं उसको देख लूँगा, मुझे दोबारा सबके कोड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस एक तो ये मुझे फ़ायदा हो गया। आपको फ़ायदा क्या है जुपिटर नोटबुक यूज़ करने में? जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि जब आपका कोड जो है वो लेंदी हो जाता है, ठीक है, 100 लाइनें लिख दी हैं, 50 लाइनें लिख दी हैं, इंशाल्लाह आप जल्दी इस काबिल हो जाएंगे कि लंबे लंबे कोड लिख रहे होंगे। अभी आप 8-10 लाइनों का कोड लिख रहे होंगे, तो उसमें होता ही है, या मल्टीपल जो है ना डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड फाइल में आप काम करेंगे तो आपको आप नया कोड लिखने लगें तो ऊपर वाला कोड आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि वो रीडेबल ना हो, आउटपुट सिर्फ नीचे वाले कोड का ही आए। इस तरह कोड बड़ा हो जाएगा तो पूरा आपको बहुत सारे कोड के अंदर जो है वो कमेंट्स के थ्रू जो है वो आपको अपने कोड को ब्लॉक करना पड़ेगा कि सिर्फ मेरा लास्ट वाली लाइन का कोड चले।
जुपिटर नोटबुक में आपको ये बड़ा फ़ायदा है कि यू कैन एग्जीक्यूट द लास्ट सेल, आप आखिरी सेल एग्जीक्यूट करते हैं, ऊपर के जितने सेल पहले एग्जीक्यूट हुए उनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। अगर आपने पहली लाइन पे कोई किसी डेटा को फैच किया हुआ है, समझिएगा इस बात को, पहली लाइन पे आपने एक कमांड लिखी हुई है कि जो कि इंटरनेट से डाटा फैच करके ला रही है, वो डाटा जो है ना वो MBs में या GBs में डाटा है। अब आप, क्योंकि पूरा कोड एक ही फाइल में लिखा होता है ना VS कोड में और पाईचार्म में काम करते हुए, तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपने थोड़ा सा भी चेंजेस की कोड के अंदर, अब आपने पूरी फाइल एग्जीक्यूट करनी है। पूरी फाइल एग्जीक्यूट करने का मतलब ये कि सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। सारी लाइन एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि वो डाटा फैचिंग वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। तो चेंज आपने किया है एक छोटे से डॉट का, लेकिन कोड आपको पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। जुपिटर में आपको ये फ़ायदा है कि सिर्फ जिस सेल में आप काम कर रहे हैं, अपने कोड को थोड़े थोड़े सेल्स में ब्रेक कर लेते हैं, और जहां आपने चेंज किया है सिर्फ वो सेल को एग्जीक्यूट करें, ऊपर वाले सेल्स को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी रहती है, मुझे तो लगती है। आपके लिए जो है ना, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप जो दिल चाहे वो जो है आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग फेमिलियर हैं दूसरे तमाम आईडीज़ के साथ, वो ज़रूर इस्तेमाल कर लें, नो इशू। ठीक है, अच्छा, ग्रुप में जो है वो बहुत सारे लोग माशाल्लाह ऐड हो गए हैं, 7-8 हज़ार स्टूडेंट ऐड हैं। 7,000-8 हज़ार स्टूडेंट जब ऐड हैं, इसका मतलब वो पढ़ रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उतनी क्वेरीज नहीं आ रही हैं, सवालात उतने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जिससे मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस जो है वो कम हो रही है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस को जो है वो रखें तमाम लोग, कुछ ना कुछ जो है वो डेली बेसिस पे आपने जो है वो करनी है प्रैक्टिस। और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं ग्रुप के अंदर, ज़्यादा सवाल वही पूछेगा जो प्रैक्टिस करेगा, गलतियाँ उसी से होंगी जो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपनी क्लास की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, एनाकोंडा जो है वो सबने इंस्टॉल कर लिया होगा, आई होप सो। मैंने वीडियो जो है वो उसकी शेयर की कर दी थी, और उसको देख के, उसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो इजीली इंस्टॉलेशन जो है वो कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं। वीडियो जो है वो उसकी शेयर की कर दी थी। हाँ, ओके, ठीक है। एनाकोंडा नेविगेटर मैंने रन कर लिया। यहाँ से जुपिटर नोटबुक मुझे लॉन्च करनी है। ये मैंने जुपिटर नोटबुक जो है वो लॉन्च पे क्लिक कर दिया है, और डेस्कटॉप पे मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है, पाइथन का फ़ोल्डर है, लास्ट क्लास यहाँ मौजूद है। आज की डेट में नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और ये नई फाइल अनटाइटल्ड है। टुडे हमारी पाइथन 4th क्लास है, और आज हमारे पास डेट जो है वो जनवरी 3 है। ठीक है, इसको रीनेम कर लिया। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि हमने लास्ट क्लास में जो है वो क्या क्या काम कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। स्ट्रिंग जो हमारी डेटा टाइप थी, स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे थे, जो बिल्ट इन फंक्शंस स्ट्रिंग्स के मौजूद हैं। सारे नहीं देखे थे, थोड़े देखे थे, बाकी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आपको भी और मुझे भी, तो वो हम अपने कोड में इस्तेमाल करते रहेंगे, उनको सीखते रहेंगे।
उसके अलावा हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में पढ़ा था, कॉन्कैटिनेशन कैसे होती है, और ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था कि भाई ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेंड्स क्या हैं, कैसे ये जो है मामला चलता है। स्ट्रिंग की हमने इंडेक्सिंग की बात की थी, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, कि हम स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर, जितना भी बड़ा भी स्ट्रिंग होता है, वो जो है उसका हर एक कैरेक्टर का जो है इंडेक्स होता है। स्पेस इज़ आल्सो स्ट्रिंग, ये ख़ास बात थी। ये हमारे पिछली क्लास के जो है थोड़े बहुत टॉपिक्स थे जो मेरे जहन में हमने किए थे। वैसे हम यहाँ से खोलकर जो है अपनी फाइल व्यू कर सकते हैं कि हमने क्या किया। कहते वेरिएबल्स के नाम, ये इम्पोर्टेंट था कि वेरिएबल नेमिंग, वेरिएबल नेम्स के बारे में डिस्कस किया था हमने, लीगल एंड इलीगल, कि कौन से नाम जो हैं वो वैलिड हैं, लीगल हैं, कौन से नाम जो हैं वो इलीगल हैं। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर नंबर सिस्टम, डिस्कस कर लिया था कि भाई हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास की कुछ डिस्कशन थी जो हमने की है। आज जो है हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम स्ट्रिंग को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन तो आपने पढ़ी हुई है, स्ट्रिंग फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम। अच्छा, टाइप कास्टिंग जो है हमने पढ़नी है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ये अब डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेशन क्या चीज़ है, इसके अलावा यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, यूज़र इनपुट्स जो हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, और ठीक है, अभी मेरे जहन में ये चल रहा है कि ये काम करने हैं हमने, और चीज़ें जब हम ड्यूरिंग क्लास आती रहेंगी तो मैं इधर जो है वो ऐड कर दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं हमारे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई, हाँ, ऑपरेटर्स हमने और भी डिस्कस करने हैं डिटेल में। कल हमने सिर्फ प्लस ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, आज हम जो है मज़ीद ऑपरेटर्स जो है वो देखेंगे। एक चीज़ और जहन में आ गई है, और वो है हमारे पास जिसके बारे में कुछ डिस्कस हो रहा था ग्रुप में, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स हमारे पास हमने प्लस ऑपरेटर डिस्कस किया था। ठीक है, आज माइनस, मल्टीप्लाई, और इसके अलावा डिवीजन ऑपरेटर, डबल डिवीजन, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर, ये हम देखेंगे। ठीक है, कुछ हमारे पास ऑपरेटर जो हैं वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो भी हम इस पे काम करते जाते हैं। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर के बारे में तो हमने देख लिया था कि भाई प्लस ऑपरेटर किस तरह काम करता है। सिंपली जब आप दो नंबर्स हम दे रहे होते हैं, ठीक है, 3 + 5 हमने दिया तो हमारे पास जो है वो
8 में जो आंसर आ गया प्लस ऑपरेटर है। अच्छा, इम्पॉर्टेंटली क्या चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास, अच्छा ये देखने में सिंपल है, करने में सिंपल है, लेकिन कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो कहीं होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कोडिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ हमें इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो आप भी इसका ध्यान रखेंगे। अभी सिंपली क्या हो रहा है, एक इंटीजर में ऐड हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ होता है कि भाई व्हाट इफ़ अगर मैं एक इंटीजर में एक जो है वो फ्लोटिंग नंबर जो है वो ऐड कर दूं। जब मैंने इंटीजर में इंटीजर ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो भी आप देख रहे हैं कि वो इंटीजर में ही आ रहा है। व्हाट इफ़ के देयर इज़ आ इंटीजर, एक ऑपरेंड इंटीजर है और दूसरा ऑपरेंड जो है वो फ्लोट है, तो अब मेरा रिज़ल्ट जो है वो किस फॉर्म में आएगा, ठीक है, आप लोग गैस करें। मैं सेल एग्जीक्यूट करके आप अपने आउटपुट को मैच करिएगा कि क्या सोच रहे थे। तो अब मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा जो आउटपुट है वो फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है नंबर्स के अंदर पाइथन में फ्लोट को ज़रा प्रायोरिटी है, ठीक है ना। जहाँ कहीं जो है वो इंटीजर और फ्लोट का मुकाबला होगा, आप चॉइस के बारे में सोच रहे होंगे कि भाई इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, तो आप फ़ौरन गैस कर सकते हैं कि इट विल बी फ्लॉट, क्योंकि फ्लॉट को थोड़ी प्रायोरिटी जो है वो हासिल है। यहाँ ये इस वजह से नहीं है कि भाई 12.6 बड़ा था, 5 छोटा था, इसलिए बड़े की जो है वो डेटा टाइप जो है वो आ गई। अगर मैं यहाँ पर जो है इसको 500 कर दूँ तो ये बड़े छोटे का मसला नहीं है, बट फ्लॉट और इंटीजर का है तो फ्लॉट को ज़रा जो है वो प्रायोरिटी जो है वो हासिल है। फिर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन में तो यही होगा, मैं सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा हूँ, वो आसान सी बात हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन भी इट्स वेरी सिंपल कि मैं अगर 3 को 6.6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो ज़ाहिर है फ्लोटिंग पॉइंट आंसर जो है वो आएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें इजाफी होती हैं जो मैं यहाँ बता देता हूँ कि अब अगर मुझे इतना बड़ा जवाब नहीं चाहिए, मुझे 2 डिजिट्स में आंसर चाहिए, ये तो बहुत बड़ा जवाब आ रहा है, तो कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो फंक्शंस होते हैं जो किसी मॉड्यूल के ज़रिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड का एक फ़ंक्शन है, मैं इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ कि इसको राउंड करें। इसका सिग्नेचर देख लेता हूँ, शिफ्ट और टैब दबा के। तो राउंड में आपने नंबर बताना है, वो नंबर मैंने दे दिया, और बताना है कि कितने डिजिट्स में राउंड करो। तो कॉमा डाल के मैं यहाँ कह देता हूँ भाई इसको 3 डिजिट्स में राउंड कर दो। तो ये हमें जो है देखो उसने इसको राउंड करके मुझे 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 आपके इंटीग्रल पार्ट हो गए और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ जो फंक्शन है ये डेफिनेटली जब आप पाइथन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। बाज़ जैसे मुझे भी बहुत सारे फंक्शन नहीं याद है, मुझे पता ही नहीं कोई फंक्शन भी होते हैं, तो लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है यार ये काम कैसे होगा, तो फिर जाते हैं गूगल बाबा के पास, कहते हैं भाई बाबा जी बताएं, तो हम वहाँ पेस्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है वो फंक्शन निकल आता है वहाँ से कि हाँ यार ये काम इस फंक्शन से हो जाएगा। वो हम फंक्शन हमारी नॉलेज में भी नहीं होता, क्योंकि ओपन सोर्स लैंग्वेज है, धड़ाधड़ लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, नए नए फंक्शंस आते हैं, सारी चीज़ें आप अपडेट नहीं रह सकते। लेकिन एज़ पर नीड जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है आप एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस हो गया, माइनस आप कर लेंगे। डिवीजन में एक लोचा है थोड़ा सा। डिवीजन क्या कि भाई अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो भाई आप 2 इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं, अगेन इंटीजर, एन इंटीजर डिवाइड्स एन इंटीजर, एन इंटीजर इज डिवाइडिंग एन इंटीजर, द रिजल्ट शुड बी आई इंटीजर बट रिजल्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो डिवीजन है कौन सी वाली, ये सिंगल स्लैश के साथ, ठीक है, ये जो सिंगल स्लैश वाली डिवीजन है, ये डिवीजन इज
फ्लोटिंग डिवीजन, ठीक है। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, फ्लोटिंग आएगा। दो इंटीजर हैं तब भी आंसर फ्लोटिंग आएगा। अगर एक फ्लोट होता फिर तो डेफिनेटली फ्लोट आना ही था, ठीक है। लेकिन दो इंटीजर होने के बावजूद भी जो आपकी डिवीजन है सिंगल स्लैश के साथ, वो फ्लोटिंग डिवीजन है, यानी कि डेसिमल में आंसर आएगा, प्रिसाइज आंसर आएगा, ठीक है, एक्यूरेट आंसर आएगा। लाइक अगर मैं 10 को डिवाइड बाय 3 कर दूं तो मेरे पास देखिए आंसर कितना ज़्यादा प्रिसाइज हद तक जो है वो जा रहा है, ठीक है। अगर हमें कहीं प्रिसाइज आंसर चाहिए होता है, बहुत हमारी प्रिसाइज कैलकुलेशन होती है जहां हमें डेसिमल्स के अंदर भी जो नंबर आ रहे हैं उनका बड़ा ख्याल रखना है, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर सिंगल स्लैश यानी फ्लोटिंग डिवीजन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी डिवीजन को डबल स्लैश के साथ कर दूं, डबल स्लैश के साथ जब डिवीजन करूंगा, और तो ये हमारे पास अभी भी दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, इंटीजर एन इंटीजर डिवाइडिंग एन इंटीजर, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास डबल स्लैश के साथ डिवीजन है, दिस इज इंटीजर डिवीजन। इसका जो जवाब आएगा वो इंटीजर में आएगा, इंटीजर में इसका जवाब आएगा। तो अब इंटीजर में जवाब क्या होना चाहिए, इंटीजर में ज़ाहिर है ये डेसिमल पार्ट जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा, और ये आपके पास जो है वो इंटीजर पार्ट जो है वो इसका रिटर्न करेगा, और ये डेसिमल पार्ट जो है वो शामिल नहीं होगा। तो डिवीजन में ये याद रखिएगा, सिंगल डिवीजन फ्लोटिंग पॉइंट होती है, और डबल डिवीजन जो है वो इंटीजर डिवीजन होती है। ये मुझसे भी याद नहीं होता, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, कभी लॉजिक कोई लिखनी होती है तो भूल जाता हूँ यार कौन सा वाला क्या था। तो बहरहाल एक याद कर लीजिएगा तो उसके अगेंस्ट जो है सेकंड आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, ये हो गया मॉडुलस। एक ऑपरेटर है, मॉड्यूलो भी कहलाता है, कहीं मॉड्यूलस कहलाता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ये आपको क्या रिटर्न करता है, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ भाई 12 का मॉड्यूलस ले लिया जाए 5 के साथ, ठीक है, 12 मॉड्यूलस 5। तो ये जो चीज़ हमें रिटर्न करता है दैट इज़ रिमाइंडर, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं ये कौन सा ऑपरेटर है, ये इस ऑपरेटर को हम मॉड्यूलस या मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस या मॉड्यूलो ऑपरेटर। और ये क्या रिटर्न करता है हमें, दिस रिटर्न्स रिमाइंडर। अच्छा, अब बाद लोगों को परेशानी हो रही होगी कि भी रिमाइंडर जो है ना वो क्या चीज़ होती है, तो सिंपली मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर रिमाइंडर क्या चीज़ होती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर 10 को डिवाइड कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से, ठीक है, तो डिवीजन का तरीक़ेकार क्या होता है, अभी 4 का टेबल आप पढ़ें, इतने टाइम्स पढ़ें कि या तो 10 आ जाए या 10 से छोटी वैल्यू आ जाए। अगर मैं 4 2 ज़ाहिर 8 कर लिया मैंने, छोटी वैल्यू 8 गिव्स मी 2। तो ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ रिमाइंडर, ये 2 जो है वो रिमाइंडर है, ये 2 जो है ये हमारा कोशेंट कहलाता है। अगर पता ही होगा सबको ये बात, पता नहीं स्पेलिंग क्या होती है, कोशेंट, ठीक है। और ज़ाहिर है ये हमारा डिवाइज़र है जो डिवाइड कर रहा है, और ये जो अंदर वैल्यू होती है हमारे पास डिवाइडेंट होती है जिसको डिवाइड किया जा रहा है। तो जो हमारा ये वाला जो स्लैश वाला या डबल स्लैश वाला जो ऑपरेटर है, ये जो चीज़ हमें रिटर्न करता है, ये चीज़ जो है वो कोशेंट होती है, ठीक है, कोशेंट होती है। और जो हमारे पास मॉड्यूलो ऑपरेटर यानी परसेंटेज साइन वाला, ये जो चीज़ हमें रिटर्न करता है, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, ठीक है। याद रहेगा जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कोशेंट होता है, और जब हम मॉड्यूलो ऑपरेटर ले रहे होते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये बहुत काम का ऑपरेटर होता है, बहुत काम आता है, ठीक है।
अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, तो यू विल सी कि हम इसको किस तरह से जो है इस्तेमाल करते हैं। तो 12 का मॉड्यूलो हमने 5 से लिया, ज़रा रिमाइंडर 2 बचा। और भी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं कि भी 15 का रिमाइंडर जो है वो मॉड्यूलो जो है वो 10 से ले लें, तो हमारे पास जो है वो ज़ाहिर है 10 अंदर 10 और 5 जो है हमारे पास रिमाइंडर जो है वो बच जाएगा। ठीक हो गया। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों पे, ग्रेटर देन लेस देन, ये हमारे पास। अच्छा, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं, ठीक है ना। इन सबको जो है वो क्या चाहिए, इन सबको दो ऑपरेंट चाहिए होते हैं। बाइनरी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऐसे ऐसे ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर कराते हैं। बाइनरी मीन्स बाई मीन्स टू, तो जिसको दो ऑपरेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो है ग्रेटर देन और लेस देन जो है वो ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भी 10 ग्रेटर देन 12, ठीक है। 10 जो है वो ग्रेटर देन है। अच्छा, बाज़ लोग भूल जाते हैं कि ग्रेटर देन कौन सा सिंबल होता है और लेस देन कौन सा सिंबल होता है। तो कुछ कहते हैं कि भी राइट की तरफ मुंह खुला हो तो वो ग्रेटर देन होता है, लेफ्ट की तरफ, या ये वाला ग्रेटर है वो वाला। अब मैं इसको सिंपली यूँ याद रखता हूँ कि भाई जिसकी तरफ मुंह खुला होता है उसको बड़ा पढ़ा जाता है, हो या ना हो, ये बात की वजह। जैसे अभी यहाँ पढ़ूंगा मैं, अब मैं यहाँ से अगर पढ़ रहा हूँ तो 10 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो 10 इज ग्रेटर देन 12। और अगर यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, 12 इज लेस देन 10। तो जिसकी तरफ मुंह खुला है, जिसकी तरफ मुंह खुला है, बस एक बात याद रख लें, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा। तो 10 ग्रेटर देन, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो लेस देन पढ़ा जाएगा। 12 लेस देन 10। इसका जो हमारे पास जवाब आता है ये हमें क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स, जब मैं कह रहा हूँ 10 इज ग्रेटर देन 12 तो इसके जवाब में ज़ाहिर कोई नंबर तो नहीं आ सकता, बट इट रिटर्न्स आ बूलियन आंसर। बूलियन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। व्हाट इज बूलियन, बूलियन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। इसी तरह अगर मैं इसको लिख दूं 12 ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो अब ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया, ज़ाहिर इट विल रन ट्रू। तो ग्रेटर देन लेस देन भी ऑपरेटर, अगर मैं इसको लेस देन कर दूं, चलें कोई और वैल्यू कर लेता हूँ, 10 100 लेस देन 200, और डेफिनेटली ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, आप देखें, मैं जो बात मैं आपको समझा रहा था शुरू में कि जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करने का मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है कि मुझे पूरा कोड हर दफ़ा नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ रहा ना, मुझे सिर्फ ये अपने जिस सेल में काम कर रहा हूँ वो एग्जीक्यूट किया, जवाब आ गया। लेकिन अगर आप VS कोड में कर रहे होंगे, बाद में आप भले प्रोफेशनल काम कर रहे होंगे तो VS कोड इस्तेमाल करें, पाईचार्म इस्तेमाल करें, लेकिन अभी मुझे अगर वो ये सारा कोड भी पाईचार्म में लिखा होगा या VS कोड की फाइल में, एक ही फाइल में लिखा होगा, तो फिर क्या होगा, ये सारा भी साथ साथ एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सबका आउटपुट आ रहा होगा, उसमें आपको अपना आउटपुट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और किसी लाइन में अगर एरर आ गया है तो फिर वो आप परेशान होंगे कि क्या हो गया। तो यहाँ बस थोड़ा सा फ़ायदा ही है कि जो ऊपर एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, देखें उसके आउटपुट भी मेरे पास रखे हुए हैं। अब ये फ़ाइल अगर मैं आपसे शेयर कराऊंगा, जिस तरह मैंने पीछे भी शेयर कराई होगी, जैसे अभी ये वाली फ़ाइल है, ये मैंने अभी रन नहीं करी है, लेकिन इसके आउटपुट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं मुझे, एज इट इज़ लिखे हुए हैं। तो आप भी जब एग्जीक्यूट करने के बाद अपने आप फाइल शेयर करेंगे तो आपके एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट जनरेट हुए हैं वो मौजूद होंगे फाइल में, उससे हमें आसानी होगी काम को चेक करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए, मुझे दोबारा एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है कि मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरे सिस्टम पे बर्डन नहीं पड़ रहा है, ऊपर का कोई सेल दोबारा बार बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ वो करंट सेल, करंट वर्किंग सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। फिर इस तरह ग्रेटर देन इक्वल टू है 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, क्या 12 जो है वो बड़ा है या बराबर है 10 के, डेफिनेटली ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। 12 छोटा है या बराबर है 10 के, ना छोटा है ना बराबर है, ये तो बड़ा है, तो ये भी आपको फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगा।
एक ऑपरेटर हमने और यहाँ पर देखा हुआ है, दैट इज नॉट इक्वल टू। अरे नॉट इक्वल टू तो बता रहा हूँ, इक्वल टू भी तो बताना है। इक्वल टू में आपके पास 2 दफ़ा इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पाइथन में, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक मैं कहता हूँ भी 12 इक्वल टू 12, कैसे रीड कर रहा हूँ मैं आगे लिख देता हूँ। इस ऑपरेटर को कैसे रीड कर रहा हूँ, 12 इक्वल टू 12, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। सिंगल जो इक्वल टू होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर है, राइट। 12 इक्वल टू 12, तो डेफिनेटली ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और मैं अगर इसको कह दूं भाई 12 नॉट इक्वल टू, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हो रहा है इक्वल टू के साथ, और लेफ्ट साइड पे हो रहा है, राइट साइड पे नहीं कर रहे, इधर नहीं लिखा जा रहा, इस तरफ लिखा जा रहा है 12 नॉट इक्वल टू 12, तो इट्स गोना से 12 नॉट इक्वल टू 12। इसको हम क्या रीड कर रहे हैं, इसको हम रीड कर रहे हैं नॉट इक्वल टू 12, नॉट इक्वल टू 12, ये आपको फॉल्स दे देगा। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ऑपरेटर्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, या मैंने लिस्ट में देख लें कोई रह ना गया हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अच्छा, थोड़े से ऑपरेटर और ऐड कर देता हूँ हाथ के हाथ यहीं पर। जो हमारे पास कुछ ऑपरेटर और हैं, इनको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी मैंने बताया ना आपको, बाइनरी मतलब टू ऑपरेंड्स चाहिए, उसको 2 ऑपरेंड्स चाहिए। यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं उनको एक ऑपरेंड चाहिए होता है, उनको एक ऑपरेंड चाहिए होता है। यूनरी ऑपरेटर को एक सिंगल ऑपरेंड जो है वो चाहिए होगा। वो यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, वो यूनरी ऑपरेटर जो हैं वो आपके पास प्लस प्लस है। ठीक है, वो यूनरी ऑपरेटर आपके पास माइनस माइनस है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंटल, राइट। ये अब इसको यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट डज इट मीन कि इंक्रीमेंटल क्या है और ये डिक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट भी 2 ऑपरेटर जो है इस्तेमाल होते हैं, उसको हम प्लस इक्वल टू, ये इसका इक्वल सेम तरह से इस्तेमाल होता है, आउटपुट इसका सेम होता है, माइनस इक्वल टू या मल्टीप्लाई इक्वल टू व्हाटएवर। तो अब यूनरी ऑपरेटर को देखता हूँ कि यूनरी ऑपरेटर जो है, अच्छा इंक्रीमेंट मुझे याद आ रहा है, शायद हमारे पास पाइथन में इंक्रीमेंट काम नहीं करता है। मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, एज इज इक्वल टू 34, ये हमारे पास एक एज का वेरिएबल बना 34। अगर मैं लिखता हूँ एज प्लस प्लस, हाँ देखें इंक्रीमेंट हमारे पास यूँ नहीं है, मैं वहाँ जाके करेक्ट कर देता हूँ। बस मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में काम करो तो ये इश्यूज आते रहते हैं आपके साथ। हमारे पास यहाँ पर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो यूँ होगा कि ए में अगर मैं प्लस ए करूँ, और इसी तरह डिक्रीमेंट में आपके पास क्या होगा, बी में मैं अगर बी माइनस 1 करूँ, लाइक दिस। यहाँ पर आ जाऊँ, इस बात को समझ में आ जाएगा कि मुझे अगर एज में 1 ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये ज़ाहिर हमने पिछली दफ़ा किया था 35 एज हो जाएगी, लेकिन ओरिजिनल अपडेट नहीं होगी। ओरिजिनल को अपडेट करना है तो इसको रीअसाइन करना पड़ेगा, इसको अपडेट भी करो और पुरानी वाली पे जाके इंक्रीज भी करो और पुरानी वाली पे जाके अपडेट भी कर दो। तो अब अगर मैं यहाँ पर एज लिखूँ और चेक करूँ तो इट विल शो 35, दोबारा चलाऊँगा तो 36, दोबारा चलाऊँगा 37, फिर दोबारा चलाऊँगा 38, 39। तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, किसी चीज़ में 1 बाई 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ 1 इंक्रीमेंट लगाया। व्हाट इफ अगर मैं ये इंक्रीमेंट जो है वो 2 कर दूँ, तो अब हर दफ़ा जो है वो एज में 2 साल का इजाफा होता रहेगा और ओरिजिनल एज भी अपडेट होती जा रही। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा वर्जन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे दिखाऊं कि आप इस तरह भी कर सकते हैं।
कि एक ही ऑपरेटर हो। यहाँ दो काम हो रहे हैं ना, अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाए तो देयर आर 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है कि एक इंटीजर दूसरे इंटीजर में ऐड हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेरिएबल एज में इस जाके दोबारा असाइन हो रहा है। तो ये 2 स्टेप में काम हो रहा है। अगर मैं इस काम को एक स्टेप में करना चाहूँ तो मैं ये ऑपरेटर लिखूंगा एज प्लस इक्वल टू 1। अब ये और ये दोनों जो है, ये वाला ऑपरेटर और ये वाला, ये तो बेसिकली सिंपल प्लस ऑपरेटर है जिसको इस्तेमाल किया है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, असल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये है। तो ये और ये दोनों का जो आउटपुट होगा और जो फंक्शनैलिटी होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो अब मैंने यहाँ पर एज किया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एज को व्यू करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि यहाँ मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, फिर भी मेरा आउटपुट जो है मुझे नज़र आ रहा है। ये बात मैं भी करूँगा, पहले इंक्रीमेंट समझा देता हूँ। मैंने रन किया 52, मैंने दोबारा ये सेल रन किया 53, मैंने दोबारा रन किया 54, 55, 56, 57। देख रहे हैं? तो ये 1 बाई 1 इंक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पर 5 का इंक्रीमेंट लगा दूँ तो डेफिनेटली अब ये हमारे पास 5-5 साल का इंक्रीमेंट जो है वो इसमें लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा एज ले लेता हूँ और मैं डिक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो डिक्रीमेंट करने के लिए अगर मैं पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करूँ तो एज में से 5 साल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। जैसे यहाँ पर हमने प्लस करके एज को बढ़ाया था, यहाँ माइनस करके एज को वापस कम किया जा सकता है। तो कम चला के देख लेते हैं, उल्टा चलना शुरू हो जाते हैं। 82 मैं दोबारा रन करता हूँ, 877। अब देखें ज़ाहिर माइनस हो रहा है, डिक्रीमेंटल ऑपरेटर काम कर रहा है। अच्छा जी, तो इसका सिमिलर प्रोसेस इसमें क्या होगा, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा भाई, एज माइनस इज इक्वल टू 5 साल या 3 साल, वॉटेवर जो भी आप हर आइट्रेशन पे जितना भी डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। आइट्रेशन का वर्ड मैंने अभी यूज़ कर लिया, नहीं यूज़ करना चाहिए था। हर दफ़ा में, हर बारी पर जितनी बार भी सेल एग्जीक्यूट हो कि एज में इतनी कमी हो जाए, तो उसके लिए आप ये इसका इक्विवेलेंट है, इसका सिमिलर ऑपरेटर है जो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 49, 46, 43। अच्छा, अब आप सोच, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है, तो भाई मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। इसी तरह करके देखूं, मल्टीप्लाई बाय, अगर मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा तो एज बढ़ेगी नहीं, मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना चाहिए। तो अब जो एज है वो हर दफ़ा एग्जीक्यूशन पे 2 साल मल्टीप्लाई हो जाएगी और इंक्रीमेंट होती जाएगी। ठीक है, 80, 160 एंड 320। देखो हर दफ़ा एज जो है वो डबल होती जा रही है। तो ये आप अपनी जब प्रोग्राम लॉजिक लिख रहे हैं कोई केस, तो उसके अंदर जो है वो आप ये जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, डिक्रीमेंट अगर मैं कर दूं, वो मल्टीप्लिकेशन तो हमने डाल दी, एज को हमने मल्टीप्लाई करा दिया। एज को अगर हम इसी तरह से डिवाइड भी करा सकते हैं, डिवाइड कर दो भाई 2 से और एज में वापस डाल दो। ठीक है, सेम चीज़ है, यहाँ प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई डिवाइड किया कर दिया है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ज़ाहिर है ये एज जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब देखो रिजल्ट हमारा किस में आ गया है, फ्लोटिंग में आ गया है, क्योंकि हमने सिंगल स्लैश यूज़ किया है। अभी मैंने आपको बताया था सिंगल स्लैश जो है पाइथन की जो डिवीज़न है बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्लोटिंग डिवीज़न है। आप 2 इंटीजर्स को जब डिवाइड करेंगे तो जब आप फ्लॉट में आ जाएगा। और मैं इसको दोबारा अब और चलता हूँ तो फ्लोटिंग आंसर आ रहा है। रन किया मैंने, दोबारा रन किया, अब देखें ये डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो अब यहाँ पर आपको समझनी है, अगर मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगा दूँ, समझिएगा मेरी बात तवज्जो से, कि अगर मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगा दूँ तो क्या अब मेरा रिजल्ट
इंटीजर डिवीजन में आ जाएगा? क्या ये पॉइंट ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा? गैस करें। तो भाई मेरा जवाब ये है कि ये पॉइंट ज़ीरो इस डबल स्लैश से नहीं ख़त्म होगा। क्यों नहीं ख़त्म होगा? क्योंकि हम डबल स्लैश लगा रहे हैं फिर भी नहीं ख़त्म होगा। जी हाँ, उसकी वजह ये है, मैंने आपसे कहा था मैं अगले सेल में कर रहा हूँ, फिर इसका आउटपुट दोबारा बाद में दिखाऊंगा। ये सेल अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। मैंने ये कहा था कि भाई आप 1 डिवाइडेड बाय 1 करें, दोनों 1 को 1 डिवाइड बाय 1 करें, दोनों इंटीजर हैं, जवाब कितना आएगा? 1.0 फ्लोट आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अगर मैं डबल स्लैश लगा दूं तो अब मेरा जवाब जो है वो 1 आएगा, 1.0 नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक 10 है और एक 2.5 है, ठीक है, इन दिस केस अभी मैं सिंगल स्लैश लगाया हुआ है, तो मुझे पता है डेफिनेटली आंसर क्या आएगा। सिंगल स्लैश की वजह से क्या आएगा? डेसिमल में आएगा, फ्लोटिंग में आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं इस जगह पर डबल स्लैश लगा दूं, अगर मैं इस जगह पे डबल स्लैश लगा दूं तो डबल स्लैश भी यहां पर इसको इंटीजर नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर एक फ्लॉट जो है वो आ गया है। एक डबल स्लैश सिर्फ उस वक्त ही आपको इंटीजर देगा जब दोनों इंटीजर होंगे। सिर्फ वहां पर इंटीजर मिलेगा जब दोनों इंटीजर होंगे। अभी एक भी अगर पूरी एक्सप्रेशन, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन अगर हम लिख लें, अभी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आज शायद हम ना कवर सकें, अगर कवर लेंगे देखेंगे तो उसके अंदर अगर एक भी फ्लॉट आ गया, कहीं से भी आ गया, तो पूरी एक्सप्रेशन का आंसर फ्लॉट हो जाएगा। फिर आप डबल लगाएं, ट्रिपल लगाएं, स्लैश, उससे आपका जवाब इंटीजर नहीं होगा। उसके लिए कुछ और कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कुछ और टेक्निक लगा लेंगे कि इसका पॉइंट वाला जो ज़ीरो है वो हट जाए, लेकिन इस डबल स्लैश से नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर जब मैं अब, क्योंकि एज जो है वो क्या हो चुकी है? फ्लोटिंग पॉइंट हो चुकी है। एज जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में हो चुकी है। सिंगल, अब ये सिंगल था, इसका रिजल्ट जो है, मैं इसे रन करता हूँ, 1280.0, ये एज के अंदर एक फ्लोटिंग वैल्यू है। अब मैं डबल स्लैश लगा भी लूँ तो मैं कह रहा हूँ एक फ्लॉट वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक इंटीजर वैल्यू से। तो चूंकि एक फ्लॉट है, यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लॉट इज डिवाइडेड बाय एन इंटीजर। तो अब वही वाला केस हो गया कि एक फ्लॉट आ गया है, तो अब ये भी अपना काम नहीं कर सकेगा। ये आपके पास, आपको जवाब जो है वो फ्लॉट में ही मिलेगा, इंटीजर नहीं आ सकता। ये सिर्फ तब काम करता है जब दोनों इंटीजर हों और मुझे रिजल्ट इंटीजर में चाहिए हो। ठीक हो गई, ये बात क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स हो गए, मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया, यूनरी ऑपरेटर्स ये हो गए। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर में और भी बिट वाइज ऑपरेटर भी होते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है नेटाकैट के ऊपर, पाइथन के, ठीक है। अभी बिट वाइज रोक रहा हूँ, पहले ये वाले ऑपरेटर्स की आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसके नंबर जो हैं पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो पहले ये वाले ऑपरेटर की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरी सिंपल है, ठीक है। तो फिर हम आगे जो है ना बिट वाइज भी जो है वो देख लेंगे। तो ऑपरेटर किसी हद तक हमने जो है वो कवर कर लिए, आप भी प्रैक्टिस करिएगा, कहीं एरर आ रहे हो तो ग्रुप में शेयर करिएगा और हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, एरर अच्छे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी चीज़ जो हमने आज करनी है, ऑपरेटर्स अभी हमने कवर कर लिए हैं, टाइप कास्टिंग। देखें, टाइप कास्टिंग जो है वो क्या चीज़ होती है, इसको समझ लें। कास्टिंग या रैपिंग, मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर, मैंने कह दिया भैया आपके मार्क्स, एक वेरिएबल बनाया मार्क्स का, मार्क्स किसी बच्चे के आ गए हैं भाई 90 मार्क्स, ठीक है।
तो अब मुझे मालूम है कि ये जो 90 वैल्यू है, ये 90 वैल्यू इंटीजर है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं आ रहा, इसलिए मार्क्स की टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, जा रही है इंटीजर क्लास से बिलोंग करेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करा लूँ, हाँ एक बात जो मैं पीछे छोड़ गया था अभी दोबारा ध्यान में आ गई, ये मैंने प्रिंट कराया तो ये बता रहा है कि ये मार्क्स वेरिएबल इसकी टाइप इंटीजर है। अच्छा, इधर थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए होगी, वो क्या है कि जुपिटर नोटबुक के अंदर अब जैसे मार्क्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर नीचे मार्क्स लिखकर क्या कर दूँ, सेल को एग्जीक्यूट कर दूँ तो वो मुझे दिखा देगा मार्क्स 90। मैंने यहाँ प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी ये मुझे दिखा रहा है 90। ओके, अच्छा ऐसा सिर्फ उस वक्त होगा जब किसी वेरिएबल को सेल की सबसे आखिरी लाइन पे लिखेंगे आप। अगर मैंने इसके नीचे कुछ और लिख दिया ना, मैंने यहाँ पर जो है ना एग्जाम का नाम लिख दिया पाइथन, और अब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये देख लें, अब ये लाइन जो है वो आपको डिस्प्ले कुछ भी नहीं कराएगी। ये सिर्फ उस वक्त काम करता है प्रिंट के बगैर जब ये हमारे इस सेल की आखिरी लाइन के ऊपर लिखा होगा। इसको उठा के मैंने, अगर मुझे प्रिंट किए बगैर वैल्यू चेक करनी है तो ये सबसे लास्ट लाइन पे होना चाहिए। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है, ये जो वैल्यू आ रही है 90, ये यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है, ये सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि मार्क्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, मार्क्स के अंदर क्या वैल्यू। इस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मार्क्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, आप बोलेंगे 90 वैल्यू पड़ी है। ठीक है, आपने मुझे बता दिया, बट मैं आपसे कहूँ भाई मार्क्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करा दो। आउटपुट समहाउ सिमिलर लग रहा है कंसोल पे, लेकिन प्रिंट कराना कुछ और चीज़ होती है, वो बाकायदा प्रिंट करके आपके कंसोल पे आपको दे रहा है, और वो जो है खाली बगैर प्रिंट के वो सिर्फ बता रहा है कि मेरे अंदर क्या वैल्यू मौजूद है, और वो सिर्फ उस वक्त काम करता है जब वो हमारे सेल एग्जीक्यूशन की बिल्कुल लास्ट लाइन पे लिखा हो, दरमियान में नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, तो टाइप कास्टिंग की तरफ हम जा रहे थे, मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से, ये मैंने इजाफी बात यहाँ बता दी है, जहन में आ गई थी, ऐसा होता रहता है। मार्क्स जो है हमारे पास, इसकी टाइप मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। वैसे ही देखो, टाइप मार्क्स ये मुझे बता रहा है कि इसकी, ये मुझे सिर्फ बता रहा है कि मार्क्स के अंदर जो वैल्यू है उसकी टाइप क्या है। अगर मैं प्रिंट के थ्रू निकालूँ तो प्रिंट मुझे प्रॉपर आंसर देता है, देखो कि भाई उसकी क्लास बताएगा, लिखा हुआ आएगा क्लास और सारी चीज़ें। टाइप मार्क्स थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट आएगा दोनों में, देखें ये मुझे बता रहा है कि क्योंकि प्रिंट का फंक्शन उससे जवाब मांग के ला रहा है, तो कह रहा है क्लास इसकी इंटीजर क्लास है, राइट। तो आउटपुट का भी थोड़ा फ़र्क है और डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये होता है कि हमने टाइप कास्टिंग करनी है। टाइप कास्टिंग ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो है ये इस्तेमाल होता है। टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट जगह जगह इस्तेमाल होता है और गड़बड़ भी कभी कभी स्टूडेंट जो है वो कर देते हैं। शुरू में जब नए होते हैं, जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर इसमें गड़बड़ नहीं होती उनसे, कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट आ जाता है। वो कन्फ्लिक्ट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा जो मार्क्स है वो इंटीजर है, मैं बगैर कुछ किए थोड़ी देर के लिए चाह रहा हूँ कि मार्क्स जो है वो मुझे फ्लोट के जैसा नज़र आए। इसको कहते हैं रैपर। क्या कर दिया जाए, रैपर चढ़ा दिया जाए। ठीक है, जिस तरह हमने पिछली क्लास में देखा था कि नंबर के ऊपर कोटेशन लगा दें तो उसकी टाइप जो है वो क्या बन जाती है, वो स्ट्रिंग बन जाती है, तो वो एक रैपर लग जाता है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई फ्लोट, और फ्लोट के अंदर क्या कह देता हूँ, मार्क्स। अब जो मेरा मार्क्स मुझे दिखाएगा ये मार्क्स को फ्लोट का रैपर लगा के दिखाएगा। बेसिक ओरिजिनल में वो मार्क्स जो है वो क्या है, इंटीजर है, वो चेंज नहीं हो रहा। अभी वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैं इसके अंदर दोबारा असाइन नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, इसलिए ओरिजिनल में मार्क्स जो है वो इंटीजर रहेगा। सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए उसको क्या कर रहा है, फॉर द टाइम बीइंग, किसी एक छोटे पर्पस के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, मार्क्स को फ्लॉट की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये फ्लॉट मार्क्स करेंगे। ये हमारे पास देखो, इसने इसको फ्लॉट में कन्वर्ट करके दिखा दिया, लेकिन ओरिजिनल मार्क्स जो है वो अभी भी इंटीजर में मौजूद है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, ये इसकी टाइप जो थी उसको कास्ट कर दिया है। कास्टिंग समझते हैं ना, प्री कास्टिंग होती है, सीमेंट ब्लॉक वाले ब्लॉक बनाते हैं कुछ, कि भाई जिस शेप में आप जिस कंटेनर में रखते हैं उस शेप का ब्लॉक बन जाता है, उसको कास्टिंग कहते हैं ना। डाई वाले जो होते हैं ना, वो भी कास्टिंग कहलाती है। कोई चीज़ बना रहे हैं डाई से, उनके बाद जिस शेप की डाई होती है उसमें जो भी लिक्विड डालते हैं, जमा लेते हैं, तो वो आपके पास कास्टिंग कहलाती है। तो हमने मार्क्स को जो है वो क्या कर लिया, फ्लोट में कास्ट कर लिया। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं परसेंटेज का एक वेरिएबल जो है, परसेंटेज आमतौर पे जो है पॉइंट्स में आ जाती है, इस वजह से परसेंटेज का वेरिएबल ले लिया। और मैं अगर यहाँ पर इसकी टाइप चेक कर लूँ तो डेफिनेटली क्या आएगी भाई, परसेंटेज। इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ ताकि प्रॉपर आंसर आ जाए। परसेंटेज ये हमने चला है, इसकी टाइप जो है वो क्लास क्या है, इसकी टाइप या इसकी क्लास जो है वो फ्लोट है। अगर मैं इस परसेंटेज को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, पहली बात तो क्या हो जाएगा, होना चाहिए, जब फ्लोट ने कहा इंटीजर भाई तुम फ्लोट बन जाओ, तो उसने शराफत से वो फ्लोट बन गया। तो भाई ये भी उसी का दोस्त है, इसकी बात भी माननी चाहिए। लेकिन इश्यू आएगा यहाँ पर, अगर ये इंटीजर बने तो भाई इस 0.3 का क्या होगा। ठीक है, तो इंटीजर में जब मैं इसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ तो देखो भाई ये 0.3 डिस्कार्ड हो गया, डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग करते वक्त इस बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई आप टाइप कास्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये 8.5 8.3 नहीं 8.999999 भी होता ना, तो तब भी भाई उसने जो है उसको डेसिमल पोर्शन को उड़ा के रख देना है, डिस्कार्ड कर देना है, डेसिमल पोर्शन को डिस्कार्ड कर देना है। तो अब आप सोच लें कि ये तकरीबन 1 ही है ना, तो 1 की वजह से आपके पास बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस जो है वो कैलकुलेशन में आ सकता है। तो जब भी टाइप कास्टिंग कर रहे होंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि भाई इंटीजर में अगर टाइप कास्ट कर रहे हैं तो दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम, अगर आप जो है वो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो उसमें फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, तो इंटीजर जो है फ्लॉट बन के हमारे इस्तेमाल में आ सकता है, फ्लॉट जो है वो इंटीजर बन के हमारे इस्तेमाल में आ सकता है, और फॉर द टाइम बीइंग आता है। ओरिजिनल में क्योंकि अपडेट नहीं किया है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल मार्क्स वही रहेगा, ओरिजिनल परसेंटेज उसकी टाइप वही रहेगी। अगर मुझे ओरिजिनली ही चेंज करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, वही वाला काम जो हम पीछे करते हुए हैं कि उसको हमें रीअसाइन करना पड़ेगा कि परसेंटेज के अंदर क्या कर दो भाई, परसेंटेज को इंटीजर में कन्वर्ट करो और फिर जो वैल्यू आए उसे परसेंटेज में जाके अपडेट कर दो, उसके घर में जाके अपडेट कर दो। तो अब जब कोई बाद में पुकारेगा तो फिर परसेंटेज जो है वो 85 आएगी, क्योंकि अब ओरिजिनल जो है वो अपडेट हो जाएगा। राइट, ये काम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ रिपीटेड मैंने यहाँ लिख दिया है, हटा ही देता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब आते हैं कि हमारे पास टाइप कास्ट, मैंने एक जो है अगर वो नंबर जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा हुआ हो, नंबर जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा हो, जिस तरह मैंने कहा जी ये ब्लड प्रेशर, किसी का ब्लड प्रेशर है अभी वो 85 आ रहा है, लोएस्ट 85, हाईएस्ट पता नहीं उसकी यूनिट क्या होती है, पता थी मुझे भूल गया। तो 85 जो है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह लिखा हुआ है, स्ट्रिंग बना के लिखा हुआ है। ज़ाहिर टाइप इसकी भी चेक करता हूँ मैं,
ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे यही बताएगा कि भाई मेरी टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। मेरी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है भाई, क्या ये स्ट्रिंग से दोबारा इंटीजर बन सकता है, इसकी टाइप कास्ट हो सकती है। टाइप मैं कहता हूँ इसको भाई तुम्हें इंटीजर बनना है, किसको, ब्लड प्रेशर को। ये कैसे कर रहा हूँ मैं, इंटीजर लिखा मैंने, बी दबाया, एल दबाया, टैब दबा दिया, टैब, तो उससे अगर बी एल मैं खाली बी दबाऊँ और टैब दबाऊँ तो बी से मौजूद सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें ब्लड प्रेशर भी आ रहा है। लेकिन अगर मैंने बी एल दबाया और टैब दबाया तो बी एल का कोई है नहीं, खाली ब्लड प्रेशर है, तो वो डायरेक्ट ब्लड प्रेशर लेके आ जाता है टैब दबाने से। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट किया तो क्या ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग है वो, देखें ये इंटीजर में कन्वर्ट होके हमारे सामने आ गया, क्योंकि वो नंबर है, नंबर वो स्ट्रिंग है, उसके अंदर एक नंबर छुपा हुआ है, तो हमने उसका स्ट्रिंग का रैपर उतार दिया। ठीक है, अंदर से नंबर जो है वो ताज़ा ताज़ा निकल आया। सारे स्ट्रिंग नहीं हो सकते, ठीक है ना, किसी का नाम है उसको आप टाइप कास्ट करने जाएं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया हुआ, चलो बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर हम किसी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, कोडिंग पाइथन, ये हमारे पास। अब मैं बोलूँ कि अगर कोडिंग तुम इंटीजर बन जाओ तो वो उसकी जगह इंटीजर कहाँ से निकल सकता है, नहीं निकल सकता ना, वो आपको जो है वो एरर थ्रो कर देगा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर बेस 10 विद पाइथन, कि भाई बेस 10 का आप इंटीजर दे रहे हैं, यानी डेसिमल वाला। बेस 10 मैंने पिछली क्लास में बताई थी ना, जिसके नीचे हम 10 लिख के बताते हैं कि डेसिमल है, उसको आप पाइथन दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टाइप कास्टिंग हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इंटीजर, फ्लॉट और ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो हम टाइप कास्टिंग अभी इसके अंदर ही देख रहे हैं। आगे और चीज़ों में भी होती है, ऑब्जेक्ट भी टाइप कास्ट हो जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो फिर वहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टाइप कास्टिंग वाली बात। इसमें क्या इश्यूज आते हैं वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अभी स्ट्रिंग फॉर्मेशन हमने पढ़नी है। स्ट्रिंग फॉर्मेशन को मैं नीचे करता हूँ और यूज़र इनपुट को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यूज़र इनपुट। अच्छा, ये छोटे छोटे टूल अभी आप सीख रहे हैं, फिर हम इनकी मदद से जो है ना वो कोड लिखना जो है वो सीखेंगे। अभी हम कोई लंबा चौड़ा कोड लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ सिंटैक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट लेने के लिए हमारे यूज़र इनपुट क्या चीज़ है, अभी तक मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ और उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ, उसकी टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, उसकी सारी चीज़ें ये कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूज़र से नंबर क्यों नहीं पूछ रहा कि जो यूज़र है वो अपना जो भी मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ उससे पूछूं और वो मुझे जवाब दे। ठीक है, जैसे मैं किसी यूज़र से नाम पूछना चाह रहा हूँ, नेम। अब मैं अगर ये यूज़र से नाम पूछना चाह रहा हूँ, पूछने के लिए मैं इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। क्या फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, जब ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा, ये मेरे पास देखें कैसा, अभी इसको मैं अधूरा ही चला रहा हूँ, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखें ये कह रहा है कि इनपुट दो। यहाँ पर आप टाइप करें जो भी आपको टाइप करना है। ठीक है, जो भी आपने टाइप करना है एंटर किया, ये उसने इनपुट के अंदर वैल्यू पड़ी थी, वो जो गई वो दिखा दी। तो इनपुट जो है वो क्या करता है, यूज़र से इनपुट मांगता है और इस काबिल करता है यूज़र को कि यूज़र एक्सटर्नली बाहर से प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू जो है वो इंसर्ट करा सके। अच्छा, जब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र से इनपुट तो मांग रहा हूँ लेकिन यूज़र को पता ही नहीं है, यूज़र को
मालूम ही नहीं है कि मैं क्या इनपुट दूँ। यहाँ कुछ लिखा नहीं, नंबर डालूँ, नाम लिखूँ, क्या लिखूँ, कुछ पता ही नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कोटेशन डाल के यहाँ मैसेज लिख देते हैं यूज़र के लिए, प्लीज़ टेल मी योर गुड नेम। आप प्लीज़ मुझे अपना नाम बताइए प्यारा सा। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मैसेज लिखा हुआ आएगा, देखें, राइट, प्लीज़ टेल मी योर गुड नेम। तो अब यहाँ यूज़र को पता चल रहा है कि उसने जो है वो अपना नाम जो है वो बताना है, ठीक है। और नाम लिख के जो है उसने चला दिया। अच्छा, ये जो यूज़र ने इनपुट दिया है नाम, ये गया कहाँ? मैंने इसको कहीं स्टोर नहीं करवाया, कहीं स्टोर नहीं कराया। तो अब मैं क्या करूँगा, जो इनपुट का मेरा फंक्शन है उससे मैं इनपुट मांग रहा हूँ कि भाई प्लीज़ लेट मी नो योर नेम, अपना नाम मुझे बताएं। जब वो नाम बताएगा तो वो वैल्यू मैं किसी वेरिएबल में असाइन करा लूँगा, यहाँ से उठाऊँगा किसी वेरिएबल में डालूँगा। नाम जब पूछा जा रहा है तो यहाँ पर वेरिएबल कैसा बनाया जाना चाहिए? डेफिनेटली वेरिएबल जो है वो नाम नेम ही होना चाहिए या यूज़र नेम होना चाहिए, ठीक है, ठीक, या स्टूडेंट नेम होना चाहिए या एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, पेशेंट, लेकिन नेम उसके अंदर ज़रूर जो है वो आना चाहिए ताकि पता चल जाए कि भाई इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है वो नाम है। अब हमने क्या किया, अब मैंने चलाया इस सेल को, कह रहा है अभी प्लीज़ लेट मी नो योर नेम। मैंने कहा जी माय नेम इज़ दिस, ठीक है। जब मैंने इसको इंटर प्रेस किया, यहाँ जाने के बाद जब मैंने टाइप कर लूँगा, मुझे इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस किया, ये वो इनपुट जो डाला है आउटपुट नहीं आया क्योंकि इस दफ़ा वैल्यू जो है वो नाम के अंदर जाके स्टोर हो गई है। अब नाम को चेक करता हूँ मैं, नेम, तो नेम के अंदर ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब इसके अंदर जो 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 मसाइल आते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के मसाइल, वो उनको देखते हैं कि भाई अगर मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि भाई मुझे अपनी एज भी बताओ, ठीक है, तो ज़ाहिर है इनपुट का फंक्शन लूँगा मैं, एज का वेरिएबल ले लिया मैंने, मैं इसको एज के ऊपर भी डिफाइन की, तो मैं इसको यूज़र एज कह देता हूँ, यूज़र एज इनपुट टेल मी योर एज प्लीज़, अपनी एज ज़रा बता दीजिए। अब ज़ाहिर है एज, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कह रहा है एज बता दें। एज आप कैसे बताएंगे? ज़ाहिर नंबर्स की शक्ल में बताएंगे, एज न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना किसी ने अपनी एज जो है वो बता दी, भाई मेरी एज जो है वो 20 साल है, ये वैल्यू जो है चली गई। अब यूज़र एज को मैं देखता हूँ कि भाई क्या आया उसके अंदर, ये आया। अब यहाँ पर हमने इनपुट तो ले लिया, देखो मैंने यहाँ पर इनपुट मांगा नाम उससे और मैंने कैरेक्टर्स टाइप किए, तो कैरेक्टर्स ज़ाहिर कैरेक्टर्स स्ट्रिंग होते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो स्ट्रिंग के अंदर ही आया। लेकिन जब मैंने एज दरियाफ्त की है उससे और उसने एज मुझे 20 बताई है, तो ये 20 भी कैसी आ रही है? स्ट्रिंग आ रही है। तो यहाँ पर एक की लाइन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ताकि ये सबको मालूम हो जाए। यूज़र इनपुट क्या लिखने जा रहा हूँ, वो की लाइन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, पॉइंट टू रिमेंबर। वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट ये है, द इनपुट given at console by user is always a string। हमेशा वो string होगा,
इवन यूजर इनपुट्स अ नंबर, अगर यूजर नंबर भी डालता है इट विल बी अ स्ट्रिंग। अगर यूजर नंबर भी डालेगा तब भी वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, जो मैंने अभी आपको करके दिखा लिया। ठीक है, तो अच्छा यहाँ अगर अब ये स्ट्रिंग में आ गया, हमको ऐसा मसला नहीं लग रहा मुझे, लेकिन अगर मुझे इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी होगी, कोई ऐसा नंबर मान लिया यूज़र की एज जो है वो 20 साल है, मैं पूछ रहा हूँ यार 5 साल बाद कितनी होगी, तो ज़ाहिर है मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक काम करने जा रहा हूँ, यूज़र एज मेरे पास आ गई है, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करने जा रहा हूँ, प्रिंट यूज़र एज विल बी आफ्टर 5 years यूज़र एज विल बी, 5 साल बाद यूज़र एज जो है ना वो ये होगी, क्या होगी भाई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कॉन्केटिनेशन करने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर यूज़र एज लिख दूँ तो यूज़र एज क्योंकि स्ट्रिंग है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि एक स्ट्रिंग ही दूसरे स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट हो सकता है, तो यूज़र एज क्योंकि क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये दिखा देगा भाई, स्पेलिंग गलत हो गई, यूज़र एज 5 साल बाद 20 होगी, नहीं भाई 5 साल बाद 20 थोड़ी, 20 तो अभी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे भाई इसमें 5 साल क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, लेकिन मसला वहाँ पर फिर वही आ गया कि यूज़र एज जो है वो क्या है, यूज़र एज स्ट्रिंग में है और ये एक नंबर है, तो स्ट्रिंग और नंबर तो आपस में ऐड नहीं हो सकते। देखो एरर भी यही आएगा, टाइप का एरर आ रहा है कि भाई कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, वो समझ रहा है कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं, हम तो ऐड कराने जा रहे थे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर प्लस करवाना है, ये पिछली क्लास में सीखा था ना हमने, अगर वाकई में एडिशन वाला प्लस कराना है तो दोनों इंटीजर होने चाहिए, और अगर कॉन्केटिनेशन करवानी है तो दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेटर जो है प्लस का ओवरलोडेड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए यूज़र एज को टाइप कास्ट कर दूंगा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यूज़र एज को इंटीजर में टाइप कास्ट कर दूंगा। क्या किया मैंने, अब यूज़र एज थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी, और इंटीजर होने के बाद ये वाला इंटीजर इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी एरर आएगा, ये वाला मसला तो हल हो जाएगा कि एज तो 25 हो जाएगी, लेकिन अब एरर क्या आएगा, अब एरर ये आएगा कि भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये स्ट्रिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, लेकिन ये यहाँ से अब क्या बन चुका है, इंटीजर बन चुका है। तो अब ये बात हमें मालूम है कि भाई स्ट्रिंग प्लस इंटीजर ये क्या होता है भाई, ये एरर होता है, स्ट्रिंग इंटीजर ये क्या होता है, एरर होता है, तो ये काम तो हो नहीं सकता। तो फिर ये या तो मैं इस स्ट्रिंग को इंटीजर बना लूं या इस इंटीजर को स्ट्रिंग बना लूं, तो ये स्ट्रिंग जो है वो तो इंटीजर बन ही नहीं सकता, हमने देख लिया, इसकी जगह कोई नंबर निकल के थोड़ी आएगा। हाँ ये हो सकता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक एक इंटीजर डेवलप हो रहा है, इस इंटीजर को क्या कर लिया जाए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो मैं इसको डबल टाइप कास्ट करता हूँ, मैंने यहाँ लिखा str ब्रैकेट लगाया और एक ब्रैकेट आखिर में लगा दिया कि पहले यूज़र जो था वो स्ट्रिंग था, यूज़र एज स्ट्रिंग थी, नंबर चूंकि उसमें ऐड करना था इसलिए पहले उसको बनाया इंटीजर, नंबर उसमें ऐड हो गया,
ये दोनों मिल गए और मिल के बना गए एक इंटीजर। अब इस इंटीजर को उस स्ट्रिंग के साथ संगम कर लगाना था ज़रा, तो वो हो नहीं पा रहा था, इसलिए हमने इसको पूरे को क्या कर दिया, इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारा पास जो है वो यहाँ पर भी स्ट्रिंग हो गया और यहाँ पर भी स्ट्रिंग हो गया, और दो स्ट्रिंग जो है वो आपस में काम कर सकते हैं। आफ्टर 5 years यूजर्स एज विल बी 25। इस पूरे सिनारियो को मैं दोबारा से अलग करके समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ भाई कि भाई बुक्स, ठीक है, यहाँ पर बुक मेरे पास अभी 10 बुक्स हैं, ठीक है, मेरे पास 10 बुक हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, एक स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ प्रिंट के अंदर, प्रिंट देयर आर the books on table are, कॉन्केटिनेट किया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बुक्स। ये इसके साथ अभी कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता क्योंकि बुक जो है वो इंटीजर है, तो बुक को यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये एक जो दो ब्रैकेट हैं ये स्ट्रिंग के लिए हैं, और एक ये जो आखिरी वाला ब्रैकेट है ये प्रिंट का क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये 10 जो है लिखा आ जाएगा। स्पेस अगर देना है तो यहाँ पर मैं आर के बाद थोड़ा स्पेस मार देता हूँ ताकि ये ढंग का लगे, ठीक है। तो ये अब टाइप कास्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह इस्तेमाल हो रही है। अब हम थोड़ा सा, जब हमें टाइप कास्ट जो है वो समझ में आ गया है, ठीक है, आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन आप बाद में जब रिवाइज करेंगे लेक्चर को, नोटबुक को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यू विल बी ओके। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई यूज़र एज जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर में ही होना चाहिए। मेरी बात समझे कि यूज़र एज एक ऐसा वेरिएबल है, एज एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी सूरत में इंटीजर में ही होना चाहिए। तो क्या ही अच्छा हो कि जब यूज़र यहाँ पर इनपुट दे रहा हो उस वक्त ही उसको जो है वो क्या कर लिया जाए, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया जाए। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई स्टूडेंट एज इनपुट डियर स्टूडेंट टेल मी योर एज, ठीक है, अपनी एज बताइए। तो अब ये एज स्ट्रिंग में आ रही है ना, मुझे पता है इनपुट स्ट्रिंग में आएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर ये बात लिख के भी दी है कि कोई सा भी इनपुट हो वो स्ट्रिंग में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, बजाय नीचे जाके टाइप कास्ट करने के, मैं इसको यहाँ पर ही इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जो भी कुछ यूज़र वहाँ से डालेगा वो क्या हो जाए, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो अब डायरेक्टली ये मेरी एज जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, और मैंने स्टूडेंट से जो है वो उसका नाम भी पूछ लेता हूँ, स्टूडेंट नेम। अब नेम जो है वो ज़ाहिर कैरेक्टर्स में होता है, अल्फ़ाबेट्स में होता है। ये दोनों जो है मेरे पास इनपुट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं एक सेंटेंस प्रिंट करना चाह रहा हूँ। वो सेंटेंस मैं नीचे लिख रहा हूँ, मेरे पास जवाब ऐसा आना चाहिए, डियर यूज़र योर नेम इज जो भी, अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने अपना नाम जो है ना वो अब्दुल्ला बताया, डियर यूज़र योर नेम इज़ अब्दुल्ला एंड योर एज इज़, जो भी उसने फॉर एग्जांपल एज डाल दी है भाई 23, ठीक है। मेरे आउटपुट जो है वो इस तरह का चाहिए, डियर यूज़र योर नेम इज़ अब्दुल्ला एंड योर एज इज़ 23। तो अब मैं कैसे बनाऊंगा इसको, देखें।
प्रिंट कॉन्केटिनेशन का ही इस्तेमाल करेंगे और टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट में गए, कोटेशन मार्क्स, सबसे पहले जो एज इट इज चाहिए, डियर यूज़र योर नेम इज़। अब इज़ के आगे मुझे क्या जोड़ना है, अब्दुल्ला। अभी मैं कोटेशन हटा देता हूँ। तो जो भी यूज़र नाम डालेगा वो नाम इसके आगे जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, प्लस, क्योंकि नाम जो है वो किस में जा रहा है, स्टूडेंट नेम में जा रहा है, तो ये वाला वेरिएबल जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, योर नेम इज़ दिस। ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। क्यों कॉन्केटिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक क्या चल रहा है, यहाँ तक ये ऑलरेडी स्ट्रिंग चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग दोनों आपस में कॉन्केटिनेट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रिंग के आगे अब मुझे स्टूडेंट की एज भी जो है वो कॉन्केटिनेट करनी है, लेकिन एज से पहले ये भी टाइप करना है, एंड योर एज इज। तो मैं क्या करूँगा भाई, प्लस साइन, कोटेशन, एंड योर एज इज, और इसके आगे मैंने क्या डालनी है, उसकी एज कॉन्केटिनेट करनी है। और एज का वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट एज, ये स्टूडेंट का एज। तो अब चूंकि स्टूडेंट एज जो है वो क्या हो चुकी है, इंटीजर हो चुकी है, इसलिए ये तो एरर फेंकने जा रहा है, क्योंकि नंबर अल्फ़ाबेट्स के साथ दोस्ती नहीं करेगा। चला के देख लेते हैं, शायद आपकी किस्मत चल जाए, ऐसे चलेगा नहीं। ये मैंने चलाया, कहना है डियर स्टूडेंट टेल मी योर नेम। मैंने कहा जी मेरा नाम जो है वो अब्दुल्ला है। देखें ये क्या हो गया जी, पहले नाम पूछा था, पहले एज पूछा था यार, मैंने उसमें नाम डाल दिया, गलती हो गई। डियर स्टूडेंट टेल मी योर एज। मैंने कहा जी मेरी एज जो है वो 24 साल है। ओके, प्लीज़ टेल मी योर नेम। मेरा नाम जो है वो अब्दुल्ला है, ठीक है। अब यहाँ तक तो मामला सही हो गया, इसने इनपुट ले लिया, लेकिन जब ये कॉन्केटिनेट करने आ रहा होगा तो आपको ये एरर दे देगा, टाइप का एरर। कहाँ पर, यहाँ पर, कि भाई कॉन्केटिनेट कर सकता है वो स्ट्रिंग को इंटीजर को, वो आपको नज़र आ रहा है कि वो यहाँ पर गड़बड़ा है। तो इस एरर को अगर ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, स्टूडेंट एज जो इंटीजर है और इसको कॉन्केटिनेट नहीं होने दे रही, इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग करना पड़ेगा। स्ट्रिंग, एक ब्रैकेट इसका स्ट्रिंग। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले ही स्ट्रिंग रहने देते, लेकिन फिर अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती कहीं, अगर हमें जो एज में आगे पीछे करना है। तो अब ये हमारे पास ओके फॉर्म में आ गया। डियर स्टूडेंट प्लीज टेल मी योर एज, 23, नाम अब्दुल्ला, और ये हमारा जो आउटपुट है वो मैच कर गया। डियर यूज़र योर नेम इज़ अब्दुल्ला, अब यहाँ गैप नहीं आया देखो, एंड योर एज इज़ 23, यहाँ गैप नहीं आया। तो गैप लगाने के लिए जैसे मैंने यहाँ इज़ के बाद जो है वो स्पेस मार दिया था, तो इज़ के बाद यहाँ स्पेस आ गया। स्टूडेंट नेम के बाद भी जो है मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ एंड के बाद स्पेस डाल दूँ, और यहाँ पर इज़ के बाद 23 में स्पेस चाहिए, तो यहाँ इज़ के बाद स्पेस डाल दूँ। तो अब दोबारा चला के देख लेते हैं, योर नेम इज़ अब्दुल्ला। ये देखें, अब ये हमारा जो मामला है वो बिल्कुल सीधा हो गया। यूज़र से हमने इनपुट भी ले लिया, और इनपुट लेने के बाद उसे जो है हमने स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके हमने डिस्प्ले भी करा दिया। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, एक सेल ऐड कराऊँ, सेल को ऊपर ले जाऊँ। मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, मैंने यहाँ पर काम किया है यूज़र टेकिंग यूज़र इनपुट and doing concatenation। ये मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पर हमने क्या काम किया है, यूज़र से इनपुट लिया है और उसको कॉन्केटिनेशन करवाई है, टेकिंग यूज़र इनपुट एंड डूइंग कॉन्केटिनेशन। अच्छा,
अब यहाँ पर अभी कॉन्केटिनेशन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक चीज़ होती है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और एक होती है स्ट्रिंग फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एंड स्ट्रिंग फॉर्मेशन। कॉन्केटिनेशन तो हमने देख ली, एक चीज़ होती है स्ट्रिंग फॉर्मेशन, ठीक है, वो देख लेते हैं। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फॉर्मेशन करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के। देखो ये पैराग्राफ जो है वो एक लाइन थी, समझिएगा मेरी बात को, एक लाइन थी और उसको मुझे क्रिएट करने के लिए कितनी दफ़ा प्लस 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 स्पेस और ये सारी चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ गई। व्हाट इफ़ अगर ये पूरा एक पैराग्राफ होता बहुत बड़ा सा और उसमें जगह जगह मुझे वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से लेकर पुट करानी होती तो मसाइल होते, या और भी कोई बहुत बड़ा मजमून लिखा होता, कोई आर्टिकल लिखा होता, सब जगह करना है तो आप प्लस लगाते 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 प्लस प्लस करते प्लस हो जाएंगे, मतलब काम बढ़ जाएगा और गलती के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही कॉन्केटिनेशन का काम जो है वो हम स्ट्रिंग फॉर्मेशन से करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेशन से करेंगे। देखिए अब स्ट्रिंग फॉर्मेशन से जो है वो ये काम जो है वो कैसे होता है। मैं यही दोनों इनपुट ले लेता हूँ, नीचे दोबारा स्टूडेंट एज और नेम, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया है। टेल मी योर नेम, ऑल्सो टेल मी योर एज, ये हो गया। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट करने के लिए क्या होता है ज़रा इसको समझिएगा। स्ट्रिंग का ही एक फंक्शन होता है, मैं यहाँ दिखाता हूँ कि भाई स्ट्रिंग क्लास मैंने ये यूज़ करी, इसके अंदर एक फंक्शन है फॉर्मेट, कि जो भी स्ट्रिंग आप बनाना चाह रहे हैं उसको बना सकते हैं। ब्रैकेट लगा के इसका सिग्नेचर खोलें और ये कुछ इधर लिखा हुआ आ रहा है, आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट जब मैं आपको समझा दूंगा तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है। तो पहले मैं फॉर्मेशन समझाता हूँ फिर ये वाला काम करता हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कोई मुझसे कह रहा है कि भाई आसान सी मिसाल लेते हैं, नेम मेरा ये है, फर्स्ट नेम, जिसे मैं क्या देता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है फुल नेम। आसान सी मिसाल है, फुल नेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, ये करूँगा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ये चीज़ क्या हो गई, ये कॉन्केटिनेशन हो गई। यहाँ आगे लिख रहा हूँ मैं कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन, ठीक है। मुझे कॉन्केटिनेशन नहीं करनी है, मुझे फुल नेम बनाना है। फुल नेम इसका नाम चेंज करके 1 कर देता हूँ, लेकिन फॉर्मेशन के थ्रू बनानी है, ठीक है। फुल नेम बनाना है फॉर्मेशन के थ्रू। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम को जोड़ना है, ठीक है। डॉट फॉर्मेट के अंदर, अच्छा यहाँ पर एक जो है मैं ब्रैकेट लगा दूँ, तो छोड़ दें, कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया, मज़ा नहीं आ रहा इस एग्जाम्पल में। मैं वापस यहाँ चलता हूँ, असल में सिंपली कॉन्केटिनेट हो गया ना। मुझे प्रिंट कराना है, ये ज़्यादा आसान समझ में आने वाली एग्जाम्पल हो जाएगी, जहाँ पर कुछ सेंटेंस भी होगा ना। डियर यूज़र, योर नेम
इज, अब देखें योर नेम इज, जहां पर नेम आना है, जहां पर नेम आना है वहां पर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें। इस तरह शिफ्ट दबा के कर्ली ब्रैकेट प्रेस करेंगे, योर नेम इज दिस एंड योर एज इज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये स्ट्रिंग चल रहा है यहां से यहां तक। अब मैं वो प्लस प्लस नहीं करने जा रहा हूं। डियर यूजर योर नेम इज दिस, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और उसकी एज यहाँ पे आ जाएगी। जहाँ स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है, कोटेशन के बाद स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है, डॉट मैंने यहाँ पर बोला फॉर्मेट, फॉर्मेट का फंक्शन इस्तेमाल किया और फॉर्मेट को वो वैल्यूज़ पास कर दी। पहले वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आना है, नाम आना है, तो पहले नंबर पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम, और दूसरे नंबर पे एज आ जाएगी। ये काम हो गया। अभी थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूं ताकि नज़र आए, थोड़ी स्क्रीन छोटी होगी लेकिन पूरा आउटपुट जो है नज़र आएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, समझ लीजिएगा। यही चीज़ जो मैं कॉन्केटिनेशन के थ्रू कर रहा था, अब मैंने इसको फॉर्मेशन के थ्रू कर लिया है, फॉर्मेट का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। जो स्ट्रिंग मैंने बनाना है वो लिख लिया और जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज़ ने आकर फॉल होना है, पुट होना है, वहाँ पर प्लेस होल्डर लगा लिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। इस कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं प्लेस होल्डर के। यहाँ पर जो है वैल्यू जो आ जाए, अब वो वैल्यू फॉर्मेट भेजेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू आएगी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर दूसरी वैल्यू आएगी। लेट्स सी, यहाँ मुझे टाइप कास्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, प्लस लगाने से बच गए, और मुझे एज को टाइप कास्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि दिस इज़ नॉट कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, टेल मी योर एज, कहा जी 45, टेल मी योर नेम अहमद खान। ठीक है, अब मैंने इंटर प्रेस किया, ये देखें पूरा आउटपुट सही फॉर्म में बना बनाया आ गया। ना मुझे टाइप कास्ट करने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे कहीं जो है ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेशन, कि हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट किया है। अब इसमें अगर आपके पास पैराग्राफ बहुत बड़ा भी हो जाए, ठीक है, आपने सिर्फ फॉर्मेट के अंदर वैल्यू पास करनी है टक 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 लाइन से, कि पहले में क्या आएगा दूसरे में क्या आएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यूज़ हैं, इसका इंडेक्स है फॉर्मेट के अंदर, इसका 0 इंडेक्स है और इसका 1 इंडेक्स है। अगर मैं इंडेक्स नहीं लगाऊं तो ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू पहले ब्रैकेट में जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में जाएगी। लेकिन यहाँ क्योंकि इंडेक्स मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर कर दूं 1 और यहाँ पे कर दूं 0, तो अब 1 वाली वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी। यानी जब आपको कहा योर नेम इज़ अहमद खान, अब यहाँ पर 1 वाली वैल्यू आ जाएगी, उसमें एज आ जाएगी और एज में नाम आ जाएगा, नाम। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इंडेक्स होता है लाइक दिस। सी एज इज़ 23, नाम इज़ अली। देखें अब क्या कह रहा है, योर नेम इज़ 23 एंड योर एज इज़ अली। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ ये गलती करी है कि मैंने इंडेक्स उठा के गलत इंडेक्स गलत प्लेस होल्डर में डाल दिया है। या तो मैं ना डालूं तो वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, या फिर मैं डालूं तो करेक्ट डालूं। हमें डालने की ज़रूरत पड़ती है, वो कब पड़ती है, वो उस वक्त पड़ती है कि जब मुझे वैल्यूज़, मेरे पास हैं 2 वैल्यूज़ हैं और यही वैल्यूज़ मुझे सिर्फ इन 2 जगह इस्तेमाल नहीं करनी, मुझे ये वैल्यूज़ और भी कई जगहों पर इस्तेमाल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सेंटेंस को बढ़ा देता हूँ, इस सेंटेंस को बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ भाई डियर यूज़र योर नेम इज़ दिस
अब यहाँ कहता हूँ ओके, अब मैं नाम से पुकारता हूँ उसे, ओके, यहाँ लिखता हूँ ओके मिस्टर, या जो भी मैसेज होंगी, ओके मिस्टर डैश हाउ आर यू, सिंपली मैंने कर लिया। तो अब वो जो यूज़र है उसका नाम मुझे यहाँ भी चाहिए ना, तो क्या मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ? नहीं भाई नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली ये करूँगा, अब चूंकि वैल्यू 2 है और प्लेस होल्डर 3 है, तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ डियर यूजर योर नेम इज़, इधर पे 0 वाली वैल्यू आएगी क्योंकि नाम चाहिए, एज चाहिए तो एज वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, हाउ आर यू, योर एज विल बी, आपकी एज जो है इतनी हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स, आपकी एज इतने साल बाद ये हो जाएगी। तो अब यहाँ पर भी यूज़र का नाम चाहिए, यहाँ पर भी एज चाहिए, तो प्लेस होल्डर 4 हो गए लेकिन वैल्यूज़ 2 आ रही हैं और वो रीयूटिलाइज हो रही हैं। तो हाउ विल वी रीयूटिलाइज? बाय यूजिंग द इंडेक्स। तो यहाँ मिस्टर डैश मिस्टर 0 पे कौन है, उसका नाम है, और एज विल बी 1। दोबारा से देखो वही इंडेक्स हमने अपने स्ट्रिंग में दोबारा यूज़ कर लिए हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इंशाल्लाह सही चल जाएगा। टेल मी योर एज, अच्छा जी 50 साल, नाम क्या है तुम्हारा, नवाज शरीफ, ज़्यादा का है वैसे तो, ठीक है। अब मैंने ये किया और देखें अब ये पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया। डियर यूज़र योर नेम इज़ नवाज शरीफ एंड योर एज इज़ 50। ओके मिस्टर नवाज शरीफ हाउ आर यू, योर एज विल बी 50 आफ्टर 10 ईयर्स। अच्छा क्योंकि 50 नहीं होगी, 10 ईयर बाद 60 करनी है, तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, योर एज विल बी 1, यहाँ कुछ काम करना पड़ेगा ताकि उसकी एज के अंदर जो है वो क्या हो जाए, इजाफा हो जाए। यहाँ जो भी एज आए उसके अंदर +10 हो जाए, +10। अब मैं करूँगा तो ये इंटीजर मसाइल कर देगा, इसको टाइप कास्ट कर दूंगा। मुझे एडिशनल काम करने के लिए टाइप कास्ट करना पड़ रहा है। अभी ये ना समझ में आए कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ खुद टेस्ट कर लूँगी, हाँ वर्क करेगा नहीं करेगा। असद, ओहो अच्छा एज पूछ रहा था, 23 असद, हाँ चल गया। नहीं चला भाई, स्ट्रिंग एज इट इज़ जो है वो स्ट्रिंग की शक्ल में आ रहा है। ये मैं बता दूंगा कि अगर मुझे उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना हो स्ट्रिंग के अंदर तो हम कैसे करेंगे। अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, लेकिन ये मॉडिफाई हो जाती है, मैं देख लूँगा तो फिर आपको जो है वो बता दूंगा कि मॉडिफाइड वैल्यू जो है वो कैसे शो करेंगे इसको मॉडिफाई। तो ये जो है वो ओवरऑल क्या हो गया, हमारे पास पूरा जो है स्ट्रिंग हमने फॉर्मेट कर लिया। देखें ये उससे ज़्यादा जो है वो आसान है कॉन्कैटिनेशन करने से, कि बार बार प्लस फिर कॉमा फिर बंद फिर खोलना फिर सारे कॉन्कैटिनेशन आसान है। अच्छा अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो स्ट्रिंग फॉर्मेशन का एक और तरीका जो है ना वो इससे भी ज़्यादा आसान है जो हमने ये वाला काम किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ अनदर वे ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेशन, ताकि आपको याद रहे, हेडिंग बना के लिख देता हूँ। उसमें करना क्या है, मैंने ये पूरा उठाया, Ctrl+C Ctrl+V, ये आया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ जो ये चल रहा है ना ये फॉर्मेट और ये हटा रहा हूँ। ये हमें अगर मुश्किल लग रहा है, मैं इसका आसान वर्जन जो है वो निकाल देता हूँ, ठीक है। आसान वर्जन ये मेरा स्ट्रिंग हो गया। यहाँ से ये 0 0 भी हटा दूँ, सिर्फ प्लेस होल्डर लगाऊंगा। समझ लीजिएगा, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। ये हटा देता हूँ, ओके आसान कर देता हूँ। पहले ये छोटा सा हमारा स्ट्रिंग हो गया ताकि बात समझ में आ जाए। ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी है, जो यूज़र से वैल्यूज़ आएंगी वो इंसर्ट करानी है। क्या करने जा रहा हूँ मैं, यही फॉर्मेट ही होगा। उसका अनदर तरीका ये है कि जहाँ से ये स्ट्रिंग शुरू हो रहा है ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है प्रेस करना है F, ठीक है। ये F हमने प्रेस कर दिया और ये प्लेस होल्डर के अंदर वेरिएबल के नाम डाल दो बस। Ctrl+C
एज यहाँ पे चाहिए और नेम जो है वो यहाँ पे चाहिए। देखो इसमें डॉट फॉर्मेट और वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट में वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस एफ की मदद से मैं प्लेस होल्डर में डायरेक्ट वैल्यू उठा के डाल सकता हूँ। इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट जहाँ जहाँ नेम चाहिए वहाँ नेम डाल दो, जहाँ एज चाहिए एज डाल दो, काम ख़त्म। दिस इज़ फार इजी देन फॉर्मेट मेथड और कंकेटिनेशन। टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी 67 आल्सो नाम बताइए भाई, ठीक है, रेहान। ये हमारा बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा हमारे पास ये पहले काम कर रहा था, ठीक है। तो मज़े की चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं, गो थ्रू करिएगा आहिस्ता आहिस्ता, नोटबुक को रिव्यू करिएगा, हर चीज़ की बार बार अपने पास नोटबुक खोलिएगा, दूसरी नोटबुक खोलिएगा, उसको देख देख के प्रैक्टिस करिएगा, फिर बगैर देखे प्रैक्टिस करिएगा, वॉइस को सुनिएगा क्या समझा रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है। काफ़ी सारा काम हमने आज किया है, ऑपरेटर पढ़े, टाइप कास्टिंग पढ़े, यूज़र से इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग फॉर्मेशन पढ़े, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन रह गया, छोटा सा है ये मैं बता देता हूँ। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन के नेम जो है हमने लीगल इलीगल तो देख लिए थे, नेमिंग कन्वेंशन जो है वो उसमें क्या करना होता है। फिर उसके बाद आपके सवाल जो है मैं ग्रुप में ले लूँगा। नेमिंग कन्वेंशन देखो भाई, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन जो है वो सबसे पहले तो वेरिएबल का नाम मैं शुरू से कह रहा हूँ ऐसा रखना चाहिए कि जब कोई उसे वेरिएबल के नाम को पढ़े तो उसको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या वैल्यू होगी। मार्क्स में मार्क्स ही आएंगे, मार्क्स में एज नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं अभी वेरिएबल नेम यूज़ कर रहा था, आई वॉज नॉट यूजिंग कन्वेंशन, जानबूझ के मैं यहाँ पर कन्वेंशन इस स्टूडेंट एज को जो सही तरीका होना चाहिए, जो कन्वेंशन चल रही है कि जिससे आपका वेरिएबल नेम पढ़ने में भी आए, आसानी से आए, वो बहुत तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास तरीका है वो कहलाता है कैमिल केसिंग। कैमिल केसिंग में मैं इसको कैसे लिखूंगा, स्टूडेंट, ठीक है, और जहां से दूसरा वर्ड जो है मुझे ज्वाइन करना है उसके पहले लेटर को कैपिटल कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है वो कैमिल केसिंग कहलाता है। ये पढ़ने में आसानी होती है, स्टूडेंट पढ़ लिया जाएगा और जैसे ही कैपिटल नज़र आएगा वहाँ से पता चल जाएगा पढ़ने वाले को एक नया वर्ड जो है उसके साथ ज्वाइन हुआ है, स्टूडेंट एज। ये कैमिल केसिंग जो है वो कहलाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या तरीका है कि हम क्योंकि डैश नहीं लगा सकते, दिस इज़ नॉट एन अ लीगल नेम, ये एरर है, ठीक है, ये एक एरर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, माई सॉरी मैं लिखना चाह रहा हूँ वेरिएबल का नाम माई फर्स्ट बुक, माई फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, तो माई फर्स्ट पब्लिश्ड बुक। तो अब इतना बड़ा नाम आराम से पढ़ने में भी आ रहा है और ये लीगल भी है, स्पेस भी इसके अंदर डाल दिया है। या मैं फिर इसको कैसे लिखता, माई कैमिल केसिंग में माई फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, ठीक है। तो यूं भी ये आराम से पढ़ने में आता है, माई फर्स्ट पब्लिश्ड बुक। तो ये कन्वेंशन है जो हम नेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप भी जो है वो अपने जो वेरिएबल के नाम हैं वो इस तरह लिख सकते हैं कि वो पढ़ने में आए आसानी से और बामायनी हो, जिससे ये क्लियर हो रहा हो कि इसके अंदर जो डाटा होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो अब कोई अगर मेरी वैल्यू को देखेगा पाइथन फॉर किड्स और यहाँ वेरिएबल को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये मेरी पब्लिश्ड बुक है और पहली पब्लिश्ड बुक है, फर्स्ट है, सेकंड थर्ड या लास्ट नहीं है। तो इससे जो है आपका क्लियर हो रहा है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन के बारे में मैंने बात करनी थी। ठीक हो गया, अच्छा जी। मैं इसको माई फर्स्ट पब्लिश बुक कर देता हूँ।
और इसको सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों ये वैलिड नाम हो गए, डैश के साथ भी हो गया और कैमिल कैसिंग के साथ भी हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आप लोगों के ग्रुप के अंदर क्या क्या चल रहे हैं। ठीक है, उसके अच्छा भाई सवाल ये है कि भाई ये एफ लिख के बगैर भी प्रिंट हो जाएगा। एफ इसलिए लिखा है हमने कि अगर एफ नहीं लिखूंगा तो फिर इसका क्या बनेगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा। देखो ये अगर एफ हटा दिया तो ये तो पूरा एक स्ट्रिंग बन गया, पूरा एक स्ट्रिंग बन गया, और डियर यूजर योर नेम इज ब्रैकेट के साथ ऐसे ही आ जाएगा। तो एफ से ही उसको पता चल रहा है, एफ लगाने से पता चल रहा है कि देखो ये ब्लैक हो रहा है, रेड नहीं हो रहा। एफ लगाने से ही पता चल रहा है भाई कि ये प्लेस होल्डर है, इसके अंदर वैल्यू कहीं से आएगी। ये भी प्लेस होल्डर है, इसके अंदर वैल्यू कहीं से आएगी। और फॉर्मेट स्ट्रिंग की जहाँ बात है, मैं इसको रिवाइज कर लेंगे अगली क्लास में, कोई मसला नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा, लेक्चर को दोबारा सुनिएगा और इसको करिएगा। नहीं समझ में आएगी तो स्ट्रिंग फॉर्मेशन जो है वो हम अगली क्लास के अंदर रिवाइज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप, मुझे पता है कि आप साथ साथ मेरी बात सुन के जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बात समझ में आ जाएगी और आप कर लेंगे। फिर भी अगर नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है, ग्रुप में पोस्ट करिएगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज अगली क्लास के अंदर जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेशन को हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। अच्छा भाई, सेम सेंटेंस के साथ मेरे पास नहीं चल रहा है अनदर वे में, तो भाई वो कुछ ना गड़बड़ होगी। वो आप जो है उसको ग्रुप स्नैप लेके उसका जो है ना वो कर लीजिएगा, तस्वीर डाल दीजिएगा एरर की, तो वो मैं आपका मसला जो है वो देख लूँगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं भी और भी जो है ना वो केसिंग होती हैं वेरिएबल का नाम लिखने के लिए। बिल्कुल होती हैं, पास्कल केस, स्नैक केस। पास्कल केस में जो है वो सारे वर्ड कैपिटल होते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। स्नैक में कोई भी कैपिटल नहीं होता। तो बहुत सारी चलती हैं, मैंने जल्दी में सिर्फ 2 बता दी, टाइम कम था, सवाल लेने थे। तो मुबीन भाई जज़ाकल्लाह। और भाई सवाल जो है और ले लेते हैं, आपके प्लेस होल्डर का इंडेक्स कहाँ गया सवाल बाकी। प्रैक्टिस का कोई आइडिया दें भाई, जो चीज़ कराई जा रही है अभी से उसकी प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह आज आपको नोटबुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, उसमें सवाल लिखे होंगे, वो चीज़ आपको करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही भाई, प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगी। पहली बार अभी सुन रहे हैं, साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। टाइमिंग 1 घंटे की जाए, काफ़ी टाइम हो जाता है। अच्छा भाई, आप 1 घंटे के बाद छुट्टी कर लिया करें। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, पता नहीं क्या होती है यार। ये मेरा पहली क्लास है, प्रीवियस लेक्चर कहाँ मिलेंगे, इसी ग्रुप में मिलेंगे भाई प्रीवियस लेक्चर। जी हाँ, एक नया तरीका है ये एफ के थ्रू स्ट्रिंग को करने का। ओके, प्रिंट फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ेगा बादशाह खान फॉर्मेट को भी, लेकिन कोटेशन के बाहर। ठीक है, वो आप वीडियो में देख लीजिएगा, नोटबुक शेयर करूँगा उसमें देख लीजिएगा किस जगह पे मौजूद है। विल यू टीच नमपाई पांडास, नहीं भाई ये सिर्फ पाइथन का कोर्स है, नमपाई पांडास नहीं होंगी। ओके ओके, नेटाकेट पर कितने मॉड्यूल का टेस्ट दे दें भाई, जितने भी हैं दे दो, जो जो मिल कर सकते हो कर लो। प्लेस होल्डर के अंदर इंडेक्स नंबर डाल सकते हैं, हाँ अगर हम डॉट फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं शहबाज तो इंडेक्स डाल सकते हैं, जैसा मैंने डाल के दिखाया। लेकिन अगर आप एफ के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो फिर इंडेक्स नहीं डलेगा, फिर डायरेक्ट वैल्यू आएगी। नोटबुक कहाँ अवेलेबल होगी, नोटबुक भाई इसी ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, पिन पोस्ट हुई हुई है, ड्राइव का लिंक है, उसकी हेडिंग में लिखा हुआ है क्लास वर्क, तो वो आप वहाँ पर उसके अंदर मिल जाएगी आपको। अच्छा भाई, बुक का नाम क्या है, बुक बेटा उसके अंदर ही मौजूद है, हसीफ खालिद, जो मैंने लिंक दिया हुआ है ड्राइव का।
आईडी की एक्टिवेशंस कैसे होगी? किसी एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है कोमल। VS कोड पे प्रैक्टिस कर लूँ? बिल्कुल कर लें भाई, किसी ने नहीं रोका। एक बात बता दें कि पाइथन को सीखने के लिए सी या सी प्लस सीखना ज़रूरी है? नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं उमर कुरैशी, लेकिन ये कॉन्केटिनेशन होती है, ये फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा भाई, अटेंडेंस शेयर करानी है? ओके ओके ओके। पाइथन लैंग्वेज किसी प्रोग्रामिंग से बनी है या कि हम कोई लैंग्वेज बना सकते हैं? जी हाँ भाई, पाइथन लैंग्वेज जो है वो सी और सी प्लस प्लस से बनी है। हम पाइथन को यूज़ करके दूसरी लैंग्वेज भी बना सकते हैं। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट होता है। मेरे पास एरर इंस्टॉलेशन बिल्कुल वैसे की जैसे आपने बताई है। एरर आप दिखाएंगे तो पता चलेगा सैफ खान कि व्हाट इज़ द एरर। भाई जब वेबसाइट बनाएंगे तो उस वक्त देखिएगा। अच्छा अभी कोमल नहीं है। कमाल रशीद, सॉरी यार, मैंने कोमल रशीद कह दिया। ठीक है, माजरत भाई, माजरत, गलती हो गई। कोमल हमारी एक साथी टीचर है ना, तो शायद उस वजह से कोमल पढ़ने में आ गया फ़ौरन। नेटाकेड के मसले ग्रुप में पोस्ट करिएगा, मैनेजमेंट जो है वो हल करेगी। ठीक है, अभी तकरीबन सवाल तो पढ़ाई से मुतालिक सवाल हो गए, अब वही वाले सवाल शुरू हो रहे हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। सर फ्रेंड्स ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं? भाई फ्रेंड्स, रिश्तेदार, ससुराल, चाचे, मामे, ताई, साली, सबको ऐड कर दो, कोई मसला नहीं, पैसे थोड़े लगने। सबको रजिस्टर करा दो, सबको पाइथन पढ़ा दो। जो नेटाकेड का एग्ज़ाम दे देगा सीधा जन्नत में। अच्छा जी, पाइथन से वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के क्या क्या बेनिफिट है? अब यार बेनिफिट क्या बनाऊँ, बस बन जाती है एप्लीकेशन, वेबसाइट, और सिक्योर होती है, ज़्यादा आसानी से बन जाती है, यही बेनिफिट है। चलिए जी ठीक है, सवाल आप लोगों के पढ़ाई से मुताल्लिक़ ख़त्म हो गए। अब जो है वो उल्टे सीधे सवाल आ रहे हैं, उनके जवाब बाद में देते रहेंगे। नोटबुक में डाल दूंगा ड्राइव के लिंक में जो भी हमने काम किया है, जहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ से ले लीजिएगा। रिकॉर्डिंग सारे चारों क्लासेस की अवेलेबल हैं ग्रुप में, जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है वो ज़रा उसको देख लीजिएगा। और भी जो है असाइनमेंट भी इंशाल्लाह आपको जो है वो शेयर करा देंगे, जिसके अंदर इन सारी चीज़ों की जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। रज़ा भाई मौजूद हैं? ऑनलाइन क्लास जहाँ चल रही है वहीं पर अटेंडेंस का नीचे लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का। दिखा दो ना यार, दिखा दो ना, आ जाओ, मुझे नज़र नहीं आ रहा ना। ओ, कहाँ ये ऑनलाइन क्लास तो यहाँ चल रही है। लिंक दिया हुआ है ना वहाँ पर? हाँ, जहाँ क्लास चल रही है ना भाई, उसके ऊपर ही जहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास 4 अटेंडेंस शीट, लिंक भी ऊपर ही दिया हुआ है। मेरे पास स्क्रीन दूसरी आ रही है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, आप लोग खुद ही देख के उस फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, 11 बजे अटेंडेंस का लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा, आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा, और 15 मिनट के अंदर अटेंडेंस जो है वो अपनी लगा लीजिएगा। ठीक है, जब तक मैं ये आपके पास जुपिटर नोटबुक जो है वो शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, गूगल ड्राइव कोलैब नोटबुक्स के अंदर जो है ये आज की नोटबुक है।
अच्छा भाई, ये वो फोल्डर है सलानी सर्टिफाइड पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स, में सारी नोटबुक चारों क्लासेस की आ रही हैं, एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन आ रही है, बुक्स भी जो है वो दोनों मौजूद हैं। मैंने अभी अपलोड कर दी है, लिंक इसका जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर है। ठीक हो गया, ग्रुप में इसका लिंक भी जो है वो शेयर्ड है। अच्छा जी, 11 बन गए, मैं फिर क्लास का एंड कर रहा हूँ। आज हमने काफ़ी सारा काम किया है और हिम्मत नहीं हारनी है, आराम आराम से तामुल से जो है वो सब करिएगा। ड्राइव का लिंक मिसवर जमील ग्रुप में शेयर है बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना ग्रुप को, ड्राइव का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। समी खान, सारी क्लास की नोटबुक शेयर की हुई है मैंने। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अटेंडेंस का आपका एक्टिवेट हो गया होगा, अटेंडेंस लगा दें।